नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सीआर फॉर्मूले की। फिर हम बात करेंगे वेवल योजना की। फिर हम बात करेंगे शिमला सम्मेलन की। और फिर हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आजाद हिंद फौज की। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, मतलब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिएगा और फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा है सीआर फॉर्मूला 1944। क्या है? सीआर फॉर्मूला 1944। सीआर फॉर्मूला क्योंकि ये राजगोपालाचारी द्वारा लाया गया था। ठीक है, सीआर मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसे राजगोपालाचारी प्रस्ताव भी बोला जाता है या राजगोपालाचारी फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो देखिए, आखिर ये लाया ही क्यों गया, पूरा मैं आपको समझाती हूं क्यों लाया गया। देखिए, द्विसिद्धांत, द्वि राष्ट्र सिद्धांत और भारत को ब्रिटिशों से आजाद करवाने के लिए क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में क्या हो गया, मतभेद पैदा हो गया। ठीक है, दोनों में क्या हुआ, मतभेद पैदा हो गया। अब इसी मतभेद को सुलझाने के लिए क्या किया, सी राजगोपालाचारी ने एक प्रस्ताव रखा। उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बोला जाता है सीआर फॉर्मूला। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत और भारत से ब्रिटिशों को आजाद करवाने के लिए क्या हुआ था, मुस्लिम और कांग्रेस के बीच क्या हुआ, एक मतभेद पैदा हो गया। और उसी को सुलझाने के लिए सी राजगोपालाचारी ने क्या रखा, एक फॉर्मूला रखा, और उसे ही कहा जाता है सीआर फॉर्मूला। अभी रखा कब गया था, 1944 में। एक बात मैं और बता देती हूं कि इस फॉर्मूले से महात्मा गांधी भी क्या सहमत थे, महात्मा गांधी भी क्या इसके समर्थन में थे। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं आखिर मतभेद ही क्यों पैदा हुआ। तो देखिए, क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग थी, स्पेशली कौन, जिन्ना, ठीक है, वो किसकी मांग कर रहे थे, वो द्विराष्ट्र की मांग कर रहे थे। मतलब जो उत्तर पश्चिम पूर्व का क्षेत्र है उसमें वो लोग अलग से एक राज्य की मांग कर रहे थे जो केवल किसके लिए हो, मुस्लिमों के लिए हो। ठीक है, तो इसी के लिए क्या मतभेद पैदा हो गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कि 1944 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उत्तर पश्चिम पूर्व जिलों को पृथक करने के लिए, जहां मुसलमानों की संख्या अधिक थी, एक आयोग नियुक्त करने का इन्होंने क्या रखा, प्रस्ताव रखा। ठीक है, इसमें आखिर था क्या क्या वो मैं आपको बताती हूँ। इस सीआर फॉर्मूले में कुछ क्षेत्रों में विभाजन के मुद्दे पर क्या वयस्क मत अधिकार द्वारा क्या होना चाहिए, मतदान होना चाहिए। नेक्स्ट था किसी संप्रभु राज्य। आखिर संप्रभु राज्य का क्या मतलब होता है, सर्वोच्च सत्ताधारी। क्या संप्रभु का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च सत्ताधारी। तो क्या एक सर्वोच्च सत्ताधारी राज्य में शामिल होने के लिए क्या वे स्वतंत्र थे, और विभाजन को स्वीकारने पर प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त समझौता होना था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सीआर फॉर्मूले में थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने क्या किया, कांग्रेस की आजादी की मांग का समर्थन किया और अस्थायी सरकार बनाने में क्या किया, सहयोग किया। आखिरकार जो ये फॉर्मूला थे तो जिन्ना की आपत्ति के कारण ये सफल नहीं हो पाया। देखिए कि जिन्ना ने क्या आपत्ति की, क्योंकि वह चाहता था कि कांग्रेस द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या कर ले, स्वीकार कर ले, और वह चाहता था कि उत्तर पश्चिम और पूर्व का जो क्षेत्र है उसमें केवल मुसलमान ही मतदान करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको समझा चुकी हूं। और वीडी सावरकर क्या थे, उनके नेतृत्व में जो हिंदू नेता थे वो इस योजना की उन्होंने क्या की थी, निंदा की थी। ओके, वीडी सावरकर ने क्या की थी, इसकी निंदा की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीआर फॉर्मूले के विरोध में कौन कौन थे। ठीक है, महात्मा गांधी तो क्या थे, इसके समर्थन में थे, परंतु जो वीडी सावरकर थे वो इसके विरोध में थे। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था पूरा सीआर फॉर्मूले की कहानी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है वेवल योजना और शिमला सम्मेलन, 14 जून 14 जुलाई 1945। तो देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ आखिर वेवल योजना क्या है, इसको नाम वेवल योजना क्यों कहा जाता है। तो देखिए, राजनीतिक गतिरोध, ठीक है, जो राजनीतिक गतिरोध पैदा हुआ था उसे सुलझाने के लिए क्या हुआ, जो वेवल योजना का विवरण जारी किया गया, जिसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। अब और मैं इसके बारे में बताती हूँ कि लॉर्ड लिनलिथगो, जो लॉर्ड लिनलिथगो था, उसके स्थान पर किसको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, वेवल। किसको बनाया गया, वेवल को। ठीक है, अब जब लॉर्ड वेवल को गवर्नर जनरल बनाया गया तो क्या उसने देखा कि अरे राजनीतिक गतिरोध है भारत में, तो इसी गतिरोध पर चर्चा करने के लिए, इसी भारतीय समस्या पर ब्रिटिश सरकार से चर्चा करने के लिए वो क्या, इंग्लैंड भी गया। और जब वहां से चर्चा करके वो वापस लौटा तो उसने क्या, एक वेवल योजना तैयार की, उसका एक विवरण जारी किया, जिसे क्या कहा जाता है, वेवल योजना कहा जाता है। आखिरकार इसमें मैं बात करूं, जो इस योजना में मुख्यतः जो चीजें, जो बातें थी वो क्या थी, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है वो इससे संबंधित था, और परिषद की जो संरचना थी उसमें कुछ बदलाव इसमें प्रस्तावित थे। ओके, एक इसका जो मुख्य प्रस्ताव था वो यह था कि परिषद का संतुलित रूप से इस प्रकार गठन किया जाए ताकि हिंदू और मुसलमानों सहित समुदायों का समान प्रतिनिधित्व क्या हो, इन्हें मिल सके। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है कि भारतीय समस्या पर ब्रिटिश सरकार के चर्चा के बाद भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल ने क्या किया, एक विवरण जारी किया, जिसे वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी अभी आपको ये समझाया, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी पर, किस पर, शिमला सम्मेलन। अब ये शिमला सम्मेलन था क्या, चलिए मैं बताती हूँ आखिर शिमला सम्मेलन क्या था। अब देखिए, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि जो शिमला सम्मेलन था ये कहां पर हुआ होगा, शिमला में हुआ होगा, इसी कारण इसका क्या नाम रखा गया, शिमला सम्मेलन नाम रखा गया। ठीक है, तो भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी, शिमला, वहां पर क्या किया, एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 22 प्रमुख नेता क्या थे, शामिल हुए थे। ठीक है, कितने नेता शामिल हुए थे, 22 प्रमुख नेता शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था, वेवल योजना के प्रस्तावों पर, वेवल योजना के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए यह सम्मेलन क्या हुआ था। चूंकि ये शिमला में हुआ था, इसी वजह से इसे शिमला सम्मेलन बोला जाता है। चलिए देखते हैं अब वेवल योजना के बाद क्या हुआ। जो कांग्रेस की कार्य समिति के नेता थे वो जेल से रिहा कर दिए गए थे। अब क्या हुआ, वेवल योजना पर चर्चा के लिए 22 प्रमुख नेताओं का शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जो किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। देखिए, मैंने अभी अभी आपको शिमला सम्मेलन के बारे में बताया, परंतु देखिए क्या हुआ था, सम्मेलन तो हुआ था और नेताओं ने बातचीत भी करी, परंतु यह आखिर में क्या हो गया, किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा, और ये भी क्या हो गया, सफल हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सम्मेलन की कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूं कि सम्मेलन ने जिन्ना की इस जिद के कारण विफल हो गया कि जो कार्यकारी परिषद में मुस्लिम लीग द्वारा अनुमोदित मुस्लिम ही शामिल होना चाहिए। देखिए, जिन्ना शुरू से ही क्या थे, एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जिन्ना है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जिद ठान ली कि जो कार्यकारी परिषद है उसमें मुस्लिम लीग द्वारा जो अनुमोदित मुस्लिम है उनको ही शामिल होना चाहिए, मतलब कोई गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकता। तो इनकी जिद के कारण क्या हुआ, ये जो सम्मेलन था वो क्या हुआ, विफल हुआ। इस प्रकार पुनः संप्रदायवाद एक बड़ी बाधा बना, तथापि अंग्रेजों के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कलह खुशी का एक स्रोत था। अब आखिरकार खुशी का क्यों स्रोत था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो कलह हो गई थी वो अंग्रेजों के लिए खुशी का क्यों स्रोत था, क्योंकि वो तो चाहते थे डिवाइड एंड रूल का, तो उनका शुरू से ही था, बांटो और राज करो। ठीक है, इस वजह से अगर जो भारत है वो कई उसमें बट रहा है,
संप्रदायवाद आ रहा है, तो क्या हुआ, अंग्रेजों के लिए तो खुशी का स्रोत है, ठीक है, तो इस कारण ये खुशी का स्रोत था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, जो आजाद हिंद फौज है, आखिर इसका गठन कैसे हुआ? तो देखिए, सबसे पहले जो आजाद हिंद फौज है, इसका गठन करने का जो विचार आया था, वो आया था मोहन सिंह के मन में। ठीक है, किसके मन में आया था? मोहन सिंह के मन में आया था। और बाद में क्या हुआ, 1942 में, कब? 1942 में जापान के सहयोग से, क्या? जापान के सहयोग से भारत को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए, क्या? स्वतंत्रता दिलवाने के लिए एक फौज का गठन किया गया और उसी को क्या बोलते हैं? आजाद हिंद फौज बोलते हैं। मतलब यहाँ पर याद करने वाली चीज ये है कि सबसे पहले जो विचार आया था वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में विचार आया था, और इसके बाद कैप्टन मोहन सिंह के साथ रास बिहारी बोस और गिल, कौन? सिंह गिल, नरसिंह गिल, ठीक है, जो गिल थे, उन्होंने क्या, तीन लोगों ने, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और गिल द्वारा इसका स्थापना की गई। किसकी? आजाद हिंद फौज की। किसकी? आजाद हिंद फौज के। और किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। अब क्या हुआ था, एक और आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस से कैसे रिलेटेड है? तो देखिए क्या हुआ था, उसी समय जापान के ही सहयोग से जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने क्या, करीब 40,000 स्त्री पुरुष भारतीयों को, मतलब जो स्त्री पुरुष थे ना भारतीय, उनको ट्रेनिंग दी थी, प्रशिक्षण दिया था। किसके लिए? भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। ठीक है, भारत को स्वतंत्र कराने में सहायता करने के लिए उन्होंने क्या दिया था? करीब 40,000 स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षण दिया था, और इसका भी नाम क्या रखा गया था? आजाद हिंद फौज रखा गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि 1941 में क्या हुआ था। जो सुभाष चंद्र बोस थे वो छिपकर कहां? भारत से निकल गए और बर्लिन पहुंचे। जुलाई 1943 में वो सिंगापुर में INA में शामिल हुए। पहले जब वो बर्लिन गए तो उन्होंने एक और स्थापना की थी, किसकी? इंडियन लीग। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, जुलाई 1943 में वो सिंगापुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने INA में शामिल हो गए। वहां रास बिहारी बोस ने क्या किया, उनके नेतृत्व में ये जो INA है वो सौंप दिया। ठीक है, मतलब सॉरी, जो आजाद हिंद फौज है वो क्या सौंप दी, किसके नेतृत्व में? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। अब क्या हुआ, जो अधिकतर सैनिक ब्रिटिश सेना के उन भारतीय सैनिकों में से लिए गए जिन्हें जापान दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार करने के दौरान बंदी बना लिया गया था। अब जो इसमें भारतीय लिए गए थे वो कहां से लिए गए थे? वे वहां से लिए गए थे जहां से जो ब्रिटिश ने क्या किया था, जो भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया था दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार करने के दौरान, उनमें से लिए गए थे। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा, INA के मुख्यालय, ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, तो अधिकतर पूछा जाता है। जो INA के दो मुख्यालय थे, एक था रंगून और दूसरा था सिंगापुर। ठीक है, दो मुख्यालय याद रखिएगा, रंगून और सिंगापुर। नेक्स्ट, INA की 3 युद्धक टुकड़ियां थी जिनके नाम गांधी जी, आजाद और नेहरू रखे गए थे, और इसमें एक मात्र महिला टुकड़ी थी जिसका नाम क्या रखा गया था? रानी झांसी टुकड़ी रखा गया था। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि INA में क्या महिला टुकड़ी थी, तो बिल्कुल INA में महिला टुकड़ी थी जिसका नाम क्या था? रानी झांसी टुकड़ी था। और इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो 3 युद्धक टुकड़ियों के नाम याद रखिएगा, गांधी जी, आजाद और नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो यही था आपका आजाद हिंद फौज। आई होप आज का वीडियो में आपको जो जितने भी टॉपिक मैंने बताए सारे समझ आ गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।